Okay, so let's start with question bank of accounting standard 13. बहुत इंटरेस्टिंग है ये और इजी भी है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1. Sun Limited wants to reclassify its investments in accordance with accounting standard 13. State the values at which the investment have to be reclassified as per AS 13 in the following cases. तो वो हमें क्या बोल रहे हैं कि सन लिमिटेड है, उनको उनके इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से रिक्लासिफाई करने हैं. अब आपको बताना है कि कौन से वैल्यूज पे ये रिक्लासिफिकेशन होना चाहिए. ये देखो, करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी फाइन लिमिटेड. सो उन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट किया है इन कंपनी फाइन लिमिटेड जिसका कॉस्ट था 39,000. ओके, दे आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. जैसे कल हमने देखा था कि अगर कंपनी का इंटेंशन चेंज हो जाता है तो वो उनको करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रिक्लासिफाई करना पड़ेगा. जल्दी बताओ, जब करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई करते हैं तो कौन से अमाउंट पे ट्रांसफर होता है? क्विकली, जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया है, करंट को लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई कौन से वैल्यू पे होता है? मार्केट प्राइस है करेक्ट वर्ड है क्या? फेयर वैल्यू. कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. करेक्ट. अब देखो, इन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी थी जिसका कॉस्ट था 39,000. ओके, now these investments are to be reclassified as long term investments and the fair value as on the date of transfer is 37,000. तो कौन से अमाउंट पे रिक्लासिफिकेशन होगा? फेयर वैल्यू पे विच इज 37,000. करेक्ट. ओके, नाउ मुझे बताओ, यूजुअली सपोज ऐसा एएस पे क्वेश्चन आया तो 5 मार्क के लिए आएगा, तो तुम बस ऐसे लिख के छोड़ दोगे क्या कि दैट दिस इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू दैट इज 37,000. ओके, जैसे तुम लॉ के आंसर प्रेजेंट करते हो ना, वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करेक्टली प्रेजेंट होने चाहिए आंसर्स. सो तुम कैसे लिखोगे? देयर इज अ वे हाउ यू राइट दिस आंसर्स. सबसे पहले तुमने लिखना चाहिए दैट द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग reclassification of current investments have been given in accounting standard 13. okay, the standard states that. standard क्या बोलता है, पहले standard के principles लिखो. so the standard states that whenever a current investment is to be reclassified as long term investment, in that case this transfer must take place at cost or fair value whichever is lower on the date of transfer. अब तुम ये क्वेश्चन से रिलेट करो. अब तुम लिखोगे, इन दिस केस सिंस सन लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ फाइन लिमिटेड. ओके, दिस इज करंट इन्वेस्टमेंट एंड नाउ सन लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई दिस इन्वेस्टमेंट्स इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. So as per the principles of accounting standard 13, this reclassification should be done at cost, that is 39,000, or fair value, that is 37,000, whichever is lower. So here since fair value is lower, reclassification will be done at 37,000. अब लग रहा है क्या कुछ 5 मार्क के आजू बाजू आंसर लिखा हमने? यस. तो उसके लिए तुम्हें स्टैंडर्ड के पैराग्राफ्स और वो लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए. लिख लो वहां पे कि ये जो हमने कल चार्ट बनाया था वो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज तुम्हें लर्न होनी चाहिए. मेमोराइज लिख दो. चलो अभी आगे जाते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके लिख रखी थी ये सन लिमिटेड ने इन कंपनी बोल्ड लिमिटेड. ठीक है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 16 lakhs. नाउ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनको रिक्लासिफाई करने हैं करंट इन्वेस्टमेंट करके. मुझे बताओ, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके दिखा दी, अब आपको लग रहा है नहीं यार हमारा इंटेंशन बदल गया है, अब इसको ना कम समय के लिए रखने वाले हैं हम, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने पहले लॉन्ग टर्म करके दिखाई है, बाद में आपको उसे रिक्लासिफाई करके करंट दिखाना है, तो जब ये तुम ट्रांसफर करते हो, ये रिक्लासिफाई करते हो,
तो इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे रिक्लासिफाई होनी चाहिए, बताओ क्या प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड का? बट मुझे ये लैंग्वेज में आंसर ही नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड के वर्ड्स क्या है? इज्जत करो सब्जेक्ट की थोड़ी, उनके वर्ड्स यूज करो, कुछ टर्मिनोलॉजीज है। चार्ट खोलो चाहिए तो, आई डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम लर्न होगा। चार्ट खोलो, नोटबुक सामने रखो। करेक्ट, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। ओके, तो इनका क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 16 लैक्स, ठीक है। वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सो फेयर वैल्यू 15 लाख है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं 16 लाख पे। तो मुझे बताओ किस पे ये ट्रांसफर होगा? कॉस्ट कितना है? 16 लैक्स। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब कल क्या बताया था मैंने, याद करो। वैल्यू ऑफ एसेट एज पर बुक्स, मतलब बुक्स में वो एसेट जो वैल्यू पे दिख रही है वो कैरिंग अमाउंट होता है। सो अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट में परमानेंट डिमिनिशन अगर आप कर चुके हो, अगर आपने पहले एंट्री मार दी होगी परमानेंट डिमिनिशन की, तो बुक्स में वो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नहीं दिख रही होगी, कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन पे दिख रही होगी, अगर आपने परमानेंट डिमिनिशन की एंट्री मारी होगी तो। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बुक वैल्यू 16 लाख की ही दिख रही है। अब मुझे बताओ, अगर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15 लाख हो गई है तो बुक में फिर भी क्यों 16 दिख रही है? क्या हुआ होगा? राइट, शायद से वो फेयर वैल्यू मैम परमानेंट डिमिनिशन नहीं होगा, इसके लिए हमने बुक्स में नहीं मारी है वो एंट्री। सो कॉस्ट भी 16 लाख दिख रही है, बुक्स में भी वो एसेट कैरिंग अमाउंट भी 16 लाख है। तो जब आप उसे लॉन्ग टर्म से करंट में ट्रांसफर करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? ट्रांसफर विल बी एट विच वैल्यू? 16, correct. Cost or carrying value whichever is lower, since here both are same, the transfer will be at 16 lakhs. करेक्ट है क्या? क्लियर है? नोटबुक में लिख दो क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन बैंक फ्रीज है, तुम नंबर लिख सकते हो। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 1 ए 37 लाख, शॉर्ट में लिख दो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बी 16 lakhs, कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दिस केस बोथ आर सेम। लिख दो नोटबुक में ये। डन, ओके। अब एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ से क्वेश्चन बैंक से करवा लिया है। अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशन है वो खत्म करते हैं, ओके। फिर वापस क्वेश्चन बैंक के जो बचे हुए हैं उस पर आ जाएंगे। इसके लिए नोटबुक में क्लियरली मार्किंग किया करो कि QB1 था ये, और जब स्टडी मटेरियल का करोगे तो SM1 SM2 लिखना,
ताकि पता चले कि क्या कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के अभी फिलहाल कंप्लीट करते हैं। ये एक बेसिक वाला ले लिया मैंने। इस क्वेश्चन बैंक में एक सेकेंड, सॉरी, आपके क्लास में हम करेंगे टोटल 16 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं, और फिर रिवीजन प्रॉब्लम पकड़ के सारे पकड़ के 27 हैं। और मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 5 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले, सो कभी कभार वो थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये जो थ्योरी क्वेश्चंस है, ये थ्योरी हमने सारी कवर कर ली है, बस उसे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा हुआ है ताकि आपको रिविजन के लिए ईजी हो। सो थ्योरी क्वेश्चंस पकड़ के क्वेश्चन बैंक में 43 क्वेश्चंस है, बट डोंट वरी, ये जो थ्योरी है उसके चार्ट्स हमने सारे कवर कर लिए, या जो नोटबुक में चार्ट्स बनाए हुए हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी कर ली है। ओके, चलो, सो लेट्स गो टू स्टडी मटेरियल। और अभी स्टडी मटेरियल के थोड़े कंप्लीट करते हैं। अब आपको खुद समझेगा कि आपको स्टैंडर्ड आता है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, केसेस जैसे होते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 1, एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अनकोटेड का मतलब क्या होता है? राइट, अनकोटेड का मतलब होता है शेयर्स विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो अनकोटेड का मतलब होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट is carried in the books at the cost of rupees 2 lakhs. The published accounts of unlisted company received in May 2011 showed that the company was incurring cash losses with declining market share, and the long-term investment may not fetch more than 20,000. How will you deal with this in preparing the financial statements of R Limited for the year ended 31st March 2011? क्या हुआ है देखो, ये आर लिमिटेड ने क्या किया हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कॉस्ट दिख रहा है 2 लाख का। ठीक है, अब क्या हुआ, आप 31 मार्च को इसमें ना थोड़ा सा आपको अलग और एक स्टैंडर्ड है जिसके प्रिंसिपल्स लगते हैं, और वो स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली आपके ग्रुप 1 के सिलेबस का नहीं है, लेकिन वो दूसरे स्टैंडर्ड के क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पे लगने वाले हैं मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। टाइमलाइन समझ लो। एक मिनट, देखो मेरे उधर ये पेन एक्टिविटी नहीं होता है। आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम है। हो गया, चलो सी। अब आर लिमिटेड हो, आपने एक इन्वेस्टमेंट करके रखी है जो लॉन्ग टर्म है, जो आपके बुक्स में दिख रही है 2 लाख पे। ओके, आपका साल खत्म हो गया है 31 मार्च 2011। ओके, अब क्या हुआ है, आगे जाके मई महीने में आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले।
और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समझ रहा है कि जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उनको लॉसेस हो रहे हैं अभी, प्लस उनका मार्केट शेयर भी डिक्लाइन हो रहा है। ओके, मतलब ज़्यादा वो शायद से उतना सेल नहीं कर पा रहे हैं, बायर्स कम हो रहे हैं, ऐसे आपको समझ रहा है। और आपको ये भी समझ गया है अब ये इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आपको 20,000 रुपये वसूल होंगे और आपको उम्मीद नहीं है ये कंपनी के शेयर से या इन्वेस्टमेंट से कुछ मिलना। तो आपको पूछा गया है कि अगर आप ये आर लिमिटेड के अकाउंटेंट हो तो आइडियली आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 31 मार्च को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने वैल्यू पे दिखेगी। प्राइमरीली क्या थॉट है तुम्हारा, बताओ। ओके, डिपेंड करता है, बट तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से तुम्हें क्या लग रहा है, ज्यादा टेम्पररी की तरफ लग रहा है या परमानेंट की तरफ लग रहा है? और एक क्वेश्चन किसी को तो आना चाहिए था। मुझे ये बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या कि आपको जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अब वो कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो सपोज आपने इन्वेस्ट किया है इन द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मुझे बताओ, आपको एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले हैं मई महीने में, तो आपको ऐसे क्यों सवाल पूछा गया है कि आप मार्च महीने में उनकी वैल्यू कैसे दिखाओगे? मार्च तो हो गया ना, उसके बाद मई आया और मई में आपको पता चला है कि ये जो एक्स लिमिटेड है जिसके शेयर्स आपके पास है वो कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उनके शेयर से सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये मई में आपको पता चला है। तो आपको क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहा है कि 31 मार्च को आप ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आर लिमिटेड के बुक्स में कैसे दिखाओगे, कितना दिखाओगे? ऐसे क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन गलत है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है? नहीं, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एक्चुअली, इसे क्या बोलते हैं, इट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सेकेंड ग्रुप में ये और अच्छी तरीके से समझेगा, इस पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ओके, कि आपके बैलेंस शीट के डेट के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो इवेंट्स का आपके बैलेंस शीट डेट से क्या लेना देना होता है। तो वो स्टैंडर्ड अभी हम इतना नहीं देखेंगे, इधर जो रेलेवेंट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सी प्लीज अंडरस्टैंड, 31 मार्च की बैलेंस शीट कभी भी 31 मार्च को रेडी नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सी 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है, विच इज करेक्ट, और हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो एज ऑन 31 मार्च ही बनाते हैं कि 31 मार्च को आर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन क्या थी बिजनेस की, 31 मार्च को आर लिमिटेड के पास कितने प्रॉपर्टीज थे, कितने रिसीवेबल्स थे, उसके अगेंस्ट आर लिमिटेड को कितना पेएबल था। यस, हम वो फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च की ही दिखाते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड वो स्टेटमेंट भले एज ऑन 31 मार्च होता है लेकिन वो रेडी नहीं होता है 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बिजनेसेस, प्लीज अंडरस्टैंड, इतने बड़े होते हैं, उनमें ट्रांजैक्शंस इतने होते हैं कि 31 मार्च तक के सारे ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करना और वो फिनिश करना 31 मार्च तक, प्लस एडजस्टमेंट्स करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करना, ये प्रोसेस को टाइम लगता है, ये 31 मार्च को खत्म नहीं होता है। ओके, सो भले आप बैलेंस शीट बनाते हो 31 मार्च की, तो आप 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाओगे, लेकिन वो सब बनाने के लिए आपको टाइम लगता है। सो दैट इज वाई इस केस में ये डेट्स का गलत नहीं है। आपको भले मई में पता चला है कि जो कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं उनकी वैल्यू 20,000 हो गई है, लेकिन
फिर भी हमें क्वेश्चन ये क्यों पूछा गया है कि 31 मार्च को वो शेयर्स का क्या दिखाओगे? क्योंकि अभी तक आर लिमिटेड की 31 मार्च की बैलेंस शीट फ्रीज नहीं हुई होगी, अभी तक वो फाइनल नहीं हुई है। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि देखो, आपको मई महीने में हम बोल रहे हैं कि आपके पास जो शेयर्स है ना, जो 31 मार्च को भी आपके पास थे, वो शेयर्स के आपको 20,000 रुपए से ज्यादा मिलने वाले नहीं है, और वैसे भी अभी तक आपकी 31 मार्च की बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है। ओके, तो इसके लिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अगर आपको मई महीने में समझा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाली है, और हाँ, आप 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो आप 31 मार्च के बैलेंस शीट में लिखोगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। भले ये एज ऑन 31 मार्च है, लेकिन आप इसे कब बना रहे हो? अभी मई महीना आया हुआ है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो लॉजिकली अगर आपको समझ गया है कि वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है और अभी तक ये स्टेटमेंट फाइनल नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करोगे, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख ही दिखाओगे, या अगर आपको पता चल गया है कि वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी 20,000 है, तो क्या आप इसकी वैल्यू 20,000 दिखाओगे? अब इसमें एक्चुअली दो स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो आपके एक्चुअली ग्रुप 2 का पार्ट है, जो बताता है कि अगर आपके बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ इवेंट्स हुए, ओके, और अभी तक आपकी बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई है, तो वैसे इवेंट्स क्या आपने आपकी बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान में लेने चाहिए क्या, या नहीं लेने चाहिए? या आपने बोल देना चाहिए देखो हम बैलेंस शीट 31 मार्च की बना रहे, ये इवेंट 31 मार्च के बाद हुआ है, भले हमारी बैलेंस शीट अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन अब ये बाद के इवेंट्स का ध्यान कुछ देखेंगे नहीं। क्या आपने ऐसे करना चाहिए, या आपने ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है ना, बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं ये इवेंट्स, लेकिन हमारी बैलेंस शीट तो अभी तक फ्रीज नहीं हुई, अभी तक बना रहे हैं ना हम 31 मार्च की, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें पता चली है हम वो भी ध्यान में लेंगे। इसके बारे में गाइडेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 देता है। तो बस एक थोड़ा रफ में बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है कि अगर आपके बैलेंस शीट डेट के बाद ऐसे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं विच गिव मोर इंफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशंस विच एग्जिस्टेड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्या 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 मैम आपने क्या बोला, ये सब कुछ समझा नहीं, बताती हूँ वापस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है कि अगर आपकी बैलेंस शीट डेट हो गई है 31 मार्च, उसके बाद कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और अभी तक आपकी बैलेंस शीट की डेट हो गई है, बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई है, अभी तक मई महीना चालू है, आप अभी तक 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाने में जुटे हुए हैं, और अगर कोई इवेंट होता है बैलेंस शीट डेट के बाद, अगर वो इवेंट आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑफ समथिंग विच वाज देयर ऑन 31 मार्च, वो इवेंट के वजह से आपको बस ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कोई ऐसी चीज की जो 31 मार्च को थी, तो फिर वो इवेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाते वक्त। ओके, ये प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं यहाँ। तो यहाँ पे जब आपको मई महीने में वो जो एक्स लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू घट गई है, ये जो आपको पता चला, ये इंफॉर्मेशन क्या आपको, मतलब ये जो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब रिलीज हुए एक्स लिमिटेड के, तो ये एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपको मई में मिले, इज इट गिविंग यू मोर इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर ऑन 31 मार्च? क्या आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बता रहे हैं कि वो कंपनी की वैल्यू घट गई है एंड वो 31 मार्च को ही घट गई थी? यस और नो, कैसे हो रहा है? बताओ, कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? जाएगा जाएगा, नया एकदम ही नया स्टैंडर्ड है ना ये। थोड़ा थोड़ा समझा क्या आपको? बाकी के लोग बताओ। यस, सी मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बस आपको ये है कि ये जो मई महीने में आपको
वो जो कंपनी है जिसके आपने शेयर्स खरीदे हुए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिला। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता चला कि वो कंपनी की वाट लग चुकी है। नाउ ये मई महीने में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलना, इज इट गिविंग यू मोर इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर ऑन 31st मार्च? वो मई महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलने से बस क्या आपको उसके वजह से पता चला कि वो कंपनी की वाट लग चुकी थी 31st मार्च को भी? वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मई महीने में मिले, इसके लिए आपको पता चला अरे ये कंपनी की हालत तो खराब है, लेकिन वो कंपनी की हालत 31st मार्च को भी खराब ही थी ना, या अप्रैल मई में खराब हुई उसकी हालत? मार्च में खराब ही थी उसकी हालत। ये तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको मिले मई में, इसके लिए हमको मई में पता चला कि वो कंपनी की हालत खराब थी, लेकिन वो ऑलरेडी खराब थी मार्च में। सो ये जो चीज हुई है हमारे बैलेंस शीट डेट के बाद कि हमें एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलना, इज इट गिविंग यू मोर इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर ऑन द बैलेंस शीट डेट? यस। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से वो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी 31st मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ने क्या बोला हुआ है कि अगर आपको आपके बैलेंस शीट डेट के बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको, या ऐसा कुछ इवेंट होता है which gives you more information of something which existed as on the balance sheet date, तो आपको वो इवेंट को ध्यान में रख के, सिंस आपकी बैलेंस शीट अभी तक बनी नहीं है, आपको वो ध्यान में रखनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, और आपकी 31st मार्च की बैलेंस शीट बनाते वक्त वो चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये समझा क्या? यस, मैं करती हूँ रिपीट। अब ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने ऐसे नहीं करना चाहिए था कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ग्रुप 2 का पार्ट है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 सीख लेते तो इतना बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आता था, बट अभी ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे स्टडी मटेरियल में तो हमको करना पड़ेगा। ओके, मैं अगेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, that we'll do it when we are learning accounting standards in group 2. We are just understanding the relevant part of that accounting standard 4, and the relevant part is accounting standard 4 क्या बोलता है, शांति से सुनो। अगर आप आपकी बैलेंस शीट बना रहे 31st मार्च की, अब 31st मार्च की बैलेंस शीट 31st मार्च तक बनती नहीं है, उसको बनने में टाइम लगता है। इस बीच जब तक आपकी बैलेंस शीट बन नहीं जाती, एक्चुअली आप और एक वर्ड है लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी काम का नहीं है। सो वैसे भी अगर आपकी बैलेंस शीट बनी नहीं है अभी तक, उस बीच कुछ तो इवेंट्स होते हैं। ओके, अब आपको सवाल आ सकता है कि ये इवेंट्स की वजह से आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो क्या वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान में रखना चाहिए 31st मार्च की बैलेंस शीट बनाते वक्त? यस और नो, ये आपको सवाल आ सकता है क्योंकि अभी तक आपकी बैलेंस शीट बनी नहीं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये बोलता है कि अगर आपके बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ इवेंट्स हुए, ओके, और अगर वो इवेंट्स, इफ दोज इवेंट्स गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग विच वॉज ऑलरेडी देयर, विच वॉज एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, then you must consider those events while preparing your balance sheet. Then we must consider these events while preparing balance sheet. So स्टैंडर्ड ने क्या बोला? आपकी बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर ऐसे कोई इवेंट्स हुए जो आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑफ समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर एज ऑन द बैलेंस शीट डेट,
तो आपको वो इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाते वक्त। अब क्या ये क्लियर है? यस, ओके। अब हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ है, हमारी कंपनी है आर लिमिटेड जो 31 मार्च की बैलेंस शीट निकल उन्हें बनानी है। ओके, अभी तक उनकी बनी नहीं थी बैलेंस शीट और मई महीने में उन्हें पता चल गया कि जो कंपनी के शेयर्स उनके पास है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हें मिल गए, जिसमें ये पता चला कि पिछले साल में वो जो कंपनी के शेयर्स है, लेट्स से एक्स लिमिटेड, वो कंपनी की वाट लगी हुई है, वो शेयर्स की वैल्यू अभी 20,000 हो चुकी है, ये कंपनी को पता चला। अब ये जो इंफॉर्मेशन कंपनी को मई महीने में मिली हुई है, ओके, इज इट टेलिंग यू समथिंग अबाउट विच वाज ऑलरेडी देयर एज ऑन 31st मार्च? यस, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने से आपको पता चला कि कंपनी की वाट लग गई थी और वो वाट 31 मार्च को ही लग गई थी। तो इसका मतलब जब आर लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अब आर लिमिटेड जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो आर लिमिटेड के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है जो फिलहाल दिख रही है 2 लाख पे, लेकिन अभी आर लिमिटेड को पता चल गया है कि ये इन्वेस्टमेंट से 20,000 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा भाई कोई मिलने नहीं है। ओके, और हमें ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है बैलेंस शीट बनाते वक्त। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, तो हमें पता है आर लिमिटेड वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 तक तभी लेके आएगा अगर ये परमानेंट डिमिनिशन होगा। यस और नो? यस। नाउ अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख के ये पता चल रहा है कि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, एंड प्लस अगर ये भी पता चल रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, इसका मतलब कि जितने भी बायर्स है उसमें से बहुत कम बायर्स अभी इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इट मे बी इंडिकेटिंग कि आगे जाके ये कंपनी का बिजनेस डिक्लाइनिंग मोड में ही रहेगा। इट मे बी इंडिकेटिंग जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। सो उसके ऊपर मुझे लग सकता है कि दिस इज परमानेंट डिमिनिशन। So that is why I will say that R Limited should show its investments in this X Limited in the books of accounts at 20,000, and to show it at 20,000 R Limited will have to pass a journal entry. What will be that journal entry? Provision for diminution account debit to investment account, debit all expenses and लॉसेस एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर रहे हैं 1,80,000 से। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके। तो ये था क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे होना चाहिए। सी, अब यहाँ पे आपको दोनों स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, मैं सिर्फ पॉइंटर्स बताती हूँ क्या बोलोगे, फिर हम इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जो आंसर दिया है वो भी पढ़ेंगे, सो वी अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर सपोज टू प्रेजेंट। सी, हम क्या बोलेंगे कि पहला पॉइंट हम जैसे तुम लॉ में लिखते हो थोड़ा सा फैक्ट्स को एक्सप्लेन करो कि आर लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी आर लिमिटेड, ओके, इट हैज इन्वेस्टमेंट अब कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे ही लिखेंगे दैट आर लिमिटेड हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड सिक्योरिटीज। हमें पता नहीं है कौन सी सिक्योरिटीज है। ओके, नाउ आर लिमिटेड रिसीव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of this investments in the month of May 11th. These financial statements stated that the company is incurring cash losses, and second, that the market share of the company
हैज डिक्लाइंड। ये हमने लिख दिया कि सिचुएशन क्या हुई। अब हम थोड़ा सा इसको आंसर की तरफ लेके जाएंगे। हम लिखेंगे किसी R Limited has received this information in the month of May. This is event occurring after the balance sheet date. Since this event gives more information about the conditions that existed as on the balance sheet date, it is an adjusting event. एडजस्टिंग इवेंट, ये वर्ड को स्टैंडर्ड में यूज किया गया है, मतलब ये इवेंट को आपको ध्यान में रख के आपकी बैलेंस शीट एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओके, फिर हम और एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस देंगे, दैट इज ऑल्सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्टेट्स दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शुड बी कैरिड एट कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। Okay, now from the financial statements, it can be understood that the company in which R Limited has invested is incurring cash losses and their market share is declining. Now this can be the indicators of permanent diminution, and hence R Limited, while preparing its financial statements as on 31st March, should record this permanent diminution. जर्नल एंट्री पता है तो मार दो, सोने पे सुहागा। ओके, तुम लिखोगे thereby the company should record the following journal entry जो हमने यहाँ पर लिखी है, and R Limited should show this long term investment in their financial statements at 20,000 rupees। ये आंसर लग रहा है पूरे 5 मार्क के लिए प्रेजेंट किया हुआ। यस, सो हमने पहले एक्सप्लेन किया सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है हमने वो लिखे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो लैंग्वेज है, एप्लीकेबल पार्ट है, वो मैंने वैसे का वैसे लिखा है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में भी जाके देखोगे तो एग्जैक्टली ये वर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के ये वर्ड्स है, आपने वो लिखे और फिर इसको एग्जिस्टिंग सिचुएशन के साथ, केस के साथ कनेक्ट करके क्लोज कर दिया। See, it is not necessary कि स्टडी मटेरियल में जो लिखा गया है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ऐसे आना चाहिए, नो, बट स्टडी मटेरियल में जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके वो पॉइंट्स रिप्रोड्यूस होने चाहिए। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप फैक्ट्स ऑफ द केस, थोड़ा सा केस को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर्स और रेलेवेंट पैराग्राफ्स कोट करोगे जो स्टैंडर्ड के वर्ड्स है वो, और लास्ट में जैसे मैंने अभी कंक्लूड किया वैसे कंक्लूड करोगे तो अब आपको 5 में से 4.5-5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट फॉर दैट यू शुड हैव दैट मच ऑफ ग्रिप ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो लर्न होने चाहिए पैराग्राफ्स। देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रेजेंट किया है, as it is stated in the question that financial statements for year ended 31st March are under preparation, अभी तक बने नहीं। The views have been given on the basis that financial statements are yet to be completed and approved by board of directors। तो हमने ये सोच के व्यू दिया हुआ है ये क्वेश्चन में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने नहीं हैं और अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव नहीं हुए। क्यों उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल नहीं लिखा है, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की रिक्वायरमेंट होती है, बट टाइमिंग छोड़ दो, ठीक है, हमने वही बोला है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे। ऑल्सो the fall in the value of the investment has been considered on account of conditions existing on the balance sheet date, ये भी लिखा है। Investments classified as long-term investments should be carried in the financial statements at cost. However, provision for diminution should be made to recognize a decline other than temporary. Other than temporary मतलब permanent. Such reduction being determined and made for each investment individually. AS 13 accounting for investment states that
Indicators of the value of an investment are obtained with reference to its market value. The investee's assets and result and the expected cash flows from the investment. ठीक है. On this basis, the facts of the given case clearly suggest that the provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of long-term investment to 20,000. उन्होंने भी वही लिखा हुआ है, हमने भी वही लिखा है, रादर हमने तो और एक्सप्लेन किया है, सब चीजें क्लियरली बताई है. So see, this is institute's answer, not necessarily exactly ये आना चाहिए, but same fact of the case, provisions of respective standards and conclusions are relevant. जो मैंने आंसर लिखा आप ऐसे भी लिखोगे सारे पॉइंट्स तो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको 4.5-5 मार्क्स मिल जाएंगे. So are we clear how to present this? आपको की पॉइंट्स लिखने हैं क्या आपके नोटबुक में? ये तो ये की पॉइंट्स लिख दो. ये इधर तक हम फैक्ट्स लिख रहे थे. यहाँ पे प्रोविजंस लिख रहे थे. और फिर आपको कंक्लूजन लिखना है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का रेफरेंस है. हो गया लिख के? डन. चलो लेट्स गो अहेड. एक मिनट. आई डोंट नो ये क्या हुआ. इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं. चलो क्या बोल रहे हैं देखो. X Limited on 1st January had made an investment of rupees 600 lakhs in equity shares of Y Limited, of which 50% is made in long term category and rest as temporary investment. ठीक है.
The realizable value of all such investments as on 31st March became rupees 200 lakhs as Y Limited lost a case of copyright. From the given market conditions, it is apparent that the reduction in the value is not temporary in the nature. How will you recognize the reduction in the financial statements for the year ended 31st March? वापस से क्वेश्चन पढ़ो शांति से। नोटबुक में आप आंसर लिखोगे अभी, जैसे हमने लिखा था ऐसे प्रेजेंट करोगे, सोचोगे कि क्या क्या चीजें तुम प्रेजेंट करोगे, क्या क्या लिखना जरूरी। कुछ भी इसमें का ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, और फिर आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। टेक 10 मिनट्स, एक की पॉइंट्स बनाओ कि नोटबुक में क्या क्या लिखना है, एंड देन लेट्स डिस्कस। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझो, पहले कंक्लूजन पे पहुंचो, मतलब खुद पहले डिसाइड करो कि इसका आंसर क्या है, और फिर आंसर लिखना कैसे है वो देखो। सो फर्स्ट ऑलवेज रीच द कंक्लूजन, रफ वर्क कर लो एंड फिर प्रेजेंट करो आंसर को। कंक्लूजन तक सॉल्यूशन मिल गया क्या, कि क्या सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का? ओके, उधर तक पहुंच गए सब लोग सॉल्यूशन तक? अब नोटबुक में आंसर लिखो, नाउ प्रेजेंट इट। हाँ, पढ़ लेना तुम क्लास में अभी।
हम डिस्कस करेंगे। You have 2 more minutes. Write the answer, then we'll discuss. ओके, डन। डिस्कस करना है। बाकी के लोग बताओ मुझे जल्दी। ये हमने बहुत पहले कर लिया है, पहले 2 लेक्चर्स का पार्ट है ये। चलो, सो लेट्स डिस्कस। काव्या, तुम बताओगे कि तुमने फैक्ट्स ऑफ द केस क्या लिखे हुए। हाँ ठीक है, बताओ ना क्या क्या पॉइंट्स आप कवर करोगे। बस इतना लिखा हुआ है तुमने? बट ये क्या है, ये फैक्ट ऑफ द केस है क्या, ये कंक्लूजन है? हाँ लेकिन ये तो फैक्ट ऑफ द केस नहीं है। इज दिस फैक्ट ऑफ द केस? और भी लिखना चाहिए। तुम छोटा लिखो। बट बट बोलते वक्त एलाबोरेट तो करो थोड़ा सा। तुम क्या लिखोगे? तुम ऐसे लिखोगे क्या कि फ्रॉम द अबाउ केस इट इज क्लियर दैट द वैल्यू इज परमानेंट? थोड़ा और कुछ फैक्ट्स में, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई अग्री। बट फैक्ट में कौन सी कंपनी है, उसने क्या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है, ये बताना नहीं पड़ेगा? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी आपने पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे होंगे, बट आपने पॉइंटर्स में ये तो लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? कि आप एटलीस्ट पहले लिखो दैट एक्स लिमिटेड हैज परचेज्ड on 1st January 2011 investment of rupees 600 lakhs. Okay, now 50% of this investment is to be treated as current investment. Okay, that is of rupees 300 lakhs,
and the remaining 50% is to be treated as long term investment. ये चार्ट भी बना सकते हो बट तुम्हें ये लिखना तो पड़ेगा ना. सी वो जो तुमने चार्ट बनाया हुआ है ना, दैट इज ओके, वो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तुम लिख भी सकते हो. बट प्लीज अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज ऑफ 5 मार्क्स. दे एक्सपेक्ट यू टू एक्सप्लेन इट. ओके, तुम्हें क्या सोचना है कि कोई तुम्हारे पास ये केस लेके आया हुआ है और तुम्हें एक डॉक्यूमेंट में वो पूरा केस समझा के उसका सॉल्यूशन लिखना है. So that is why you will have to write explain also कि भाई ये केस में तुम कौन सा मुद्दा डिस्कस कर रहे हो. भले 3 सेंटेंसेस में लिखो वो. जैसे कि X Limited is a company which on 1st April they invested or they purchased equity shares of rupees 600 lakhs in Y Limited. 50% of the shares were for were current investment and remaining 50% was long term investment. ये लिखो तो सही स्टार्टिंग में कि केस क्या है. सी योर प्लीज अंडरस्टैंड योर आंसर इज लाइक अ डॉक्यूमेंट that anybody who reads the document should exactly understand that what was the problem and what is the solution. Okay? ये आपका फैक्ट्स में लिखना एक्सपेक्टेड है. और हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें क्या पता चला है, उन्होंने क्या बोला है कि 31 मार्च को वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 200 लाख. क्यों? क्योंकि वो वाई लिमिटेड एक कॉपीराइट का केस हार चुका है और हमें बताया हुआ है कि ये जो डिक्लाइन हुई है वो परमानेंट है. ओके, फिर हम फैक्ट्स में आप ये भी लिख दो कि एज ऑन दी रिपोर्टिंग डेट. अब जब बैलेंस शीट डेट आती है आप उसे रिपोर्टिंग डेट करके बोल सकते हो. लिख के रखो कहीं पे ये वर्ड्स, रिपोर्टिंग डेट यू शुड यूज. सो या फिर एज ऑन 31 मार्च इट इज अंडरस्टूड that the value of this investment has become 200 lakhs. Okay, this decline is because Y Limited has lost a copyright case and it is permanent in nature. इतना पहले एक्सप्लेन करो. फिर उसके बाद नीचे के पैराग्राफ में अब थोड़ा स्टैंडर्ड की तरफ जाओ. अब ये बोलने लगो, सी द प्रोविजंस okay or the principles regarding accounting of investments are given in accounting standard 13, accounting for investments. Now this standard states that as on the balance sheet date current investments should be valued at cost or fair value whichever is lower, and long term investments should be valued at cost minus permanent diminution. स्टैंडर्ड का नाम लिख लिया. हाँ, ये स्टैंडर्ड की प्रोविजंस है ना. ओके, प्रिंसिपल्स है, रादर प्रोविजन से भी ज्यादा प्रिंसिपल्स है. तो ये आप लिख दो कि स्टैंडर्ड क्या बोलता है. अब तुम तुम्हारा एनालिसिस उधर नीचे लिखो, फिर तुम चार्ट बनाओ. अब तुम ये चार्ट में ऐसे बना सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट 600 है जिसमें से 300 लाख कॉस्ट है करंट इन्वेस्टमेंट का, जो लॉन्ग टर्म है उसका कॉस्ट है 300 का. ओके, अब इसकी फेयर वैल्यू लिखो. टोटल फेयर वैल्यू अगर वाई लिमिटेड की हो गई है 200 लाख, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी होगी? अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 200 है तो 200 का 50% इंटू 50% विच इज 100. यस, ओके. और इसकी भी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? इसकी भी फेयर वैल्यू 100 हो गई है. तो इधर आप लिखोगे कि डिक्लाइन कितने का हुआ है? 200 का डिक्लाइन हुआ है. और अगर आपको और थोड़ा प्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिख दो नीचे एरो करके कि सिंस ये करंट है, यहाँ पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा फेयर वैल्यू 100 पे. जो लॉन्ग टर्म के केस में है, लॉन्ग टर्म के केस में ये 200 का डिक्लाइन हुआ है. दिस इज परमानेंट डिक्लाइन. ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट 300 माइनस परमानेंट डिक्लाइन ऑफ 200 विच इज 100. अब आप नीचे लिख दो
हमने प्रोविजंस तो स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स क्या है बोल दिया है, अब हम लिख देंगे नीचे कि देयरफॉर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट 100 as fair value, which is 200 into 50%, is lower than the cost. Likewise, the non-current investment should be valued again at 100. How? Cost of rupees 300 minus permanent diminution of 200, which is 100. हो गया. So पहले फैक्ट्स में पूरा एक्सप्लेन करो फैक्ट्स क्या है. अब देखो कोई भी इंडिपेंडेंट बंदा पढ़ेगा तो उसको समझ जाएगा कि फैक्ट क्या था, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, फिर आपने वो स्टैंडर्ड कैसे इधर अप्लाई किया और आंसर तक पहुंचे. आर वी क्लियर अबाउट दिस? खुद होके लिख पाओगे क्या अभी? ये वैल्यूएशन पक्का समझा ना आपको? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इलस्ट्रेशन 3 देखो. Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2013 at a cost of rupees 2,50,000. ठीक है. It also earlier purchased gold of 4 lakh and silver 2 lakh on 1st March 2011. मतलब वो बोल रहे हैं कि 2013 के अक्टूबर में शेयर्स खरीदे थे 2,50,000 के, और पहले कभी तो मार्च 11 में गोल्ड और सिल्वर खरीद के रख दिया था 4 और 2 लाख. ओके. अभी फिलहाल टाइम चल रहा है 31 मार्च 2014 और वो बोल रहे हैं 31 मार्च 2014 पे ये अबाउ इन्वेस्टमेंट्स का क्या हाल है. तो ये जो शेयर्स है उनकी वैल्यू हो गई है 2,25,000. ये जो गोल्ड है उनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू हो गई है 6 लाख और सिल्वर की वैल्यू हो गई है 3,50,000. How above investments will be shown in the books of accounts of Messrs Innovative Garments Manufacturing Company for year ended 31st March 2014 as per the provisions of Accounting Standard 13. समरी बना लो. अपने पास क्या है? हमारे पास शेयर्स है, गोल्ड है और सिल्वर है. इनका कॉस्ट था 2,50,000, कुछ 4 लाख और सिल्वर कितने का था? 2 लाख. ओके. अब आपकी बैलेंस शीट डेट जो है 31 मार्च 2014, शेयर्स की वैल्यू हो गई है 2,25,000, गोल्ड की वैल्यू हो गई है 6 लाख और सिल्वर की वैल्यू हो गई है 3,50,000. आप मुझे स्टैंडर्ड के प्रोविजंस से बताओ कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है शेयर्स, गोल्ड और सिल्वर के, ये बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट्स पे दिखेंगे एंड रीजंस. ओके. आकांक्षा बताओ शेयर्स कितने वैल्यू पे दिखेंगे, तुम क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन है. मैंने समरी आपको क्वेश्चन की दे दी है वैसे तो उधर, बट देख लो क्वेश्चन.
चलो जब तक ये क्वेश्चन पढ़ रही है, विश्वजीत बताओ शेयर्स की वैल्यू कितने पे दिखाओगे? 2,25,000। रीजन क्या दोगे? क्या? हाँ, आकांक्षा आती हूँ मैं तुम पे वापस। विश्वजीत रीजन क्या दोगे? फेयर वैल्यू लो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता ये करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन में कहीं बताया है क्या? नहीं, तो क्यों ऐसे अज्यूम किया? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर लेना है या कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन लेना है, उसके लिए तो पहले डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म है, और क्वेश्चन में दिया ही नहीं है क्या है, तो अजम्पशन क्यों लिखा? सबसे पहले तो सवाल ये आना चाहिए था मैम इन्वेस्टमेंट कौन सी है, और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो करंट होती तो क्या होता, लॉन्ग टर्म है तो क्या होता, ये लिखो। हमें पता है, अगर ज्ञान है तो पेपर में बांट के आओ, मार्क्स मिलेंगे। तो अगर वहां पे आप क्या लिखोगे? द क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द इन्वेस्टमेंट इज करंट इन्वेस्टमेंट और इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। If the investment is current investment, then it has to be valued at cost or fair value, whichever is lower. Here, since the fair value is lower than the cost, shares will be valued at 2,25,000. Clear है? Yes? एक सेकेंड, मैं इतना कम, हाँ बोलो। हम्म, हाँ, लेकिन हुआ नहीं है इसका मतलब, ओके वेरी गुड क्वेश्चन। ये कुछ लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि मैम शेयर्स खरीदे 1 अक्टूबर को और आप हमें 31 मार्च को वैल्यू पूछ रहे हो, तो अभी तक 1 साल खत्म नहीं हुआ। ऐसे बेसिस पे करंट या लॉन्ग टर्म डिवाइड होता है क्या? इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म है, वो कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है? इंटेंशन पे डिसाइड होता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन से आपको उसे पकड़ के रखने का आपका इरादा क्या है। भले 31 मार्च तक 12 महीने नहीं हुए, लेकिन अगर आपका इरादा लॉन्ग टर्म होगा तो फिर भी वो करंट हो जाएगा क्या 31 मार्च को? नहीं, हमें थोड़ी पता है इंटेंशन क्या है। अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या लिखेंगे? इफ द इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, then investment is to be showed at cost minus permanent diminution. The organization will have to check that this decline from 2,50,000 to 2,25,000 whether it is permanent. If it is permanent, then ये कौन सी कंपनी है, इनोवेटिव गारमेंट्स should make provision for diminution of 25,000 and investment should be recorded at 2,25,000. If this decline is temporary, then investment should be shown at cost of 2,50,000. Clear? पेपर में पूरा इरादा जितना जो भी है सारे केसेस तुमने कवर कर लिए। सो ऐसे तुम प्रेजेंट करोगे शेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड की आपकी कॉस्ट थी 4 लाख और बैलेंस शीट डेट पे उसकी वैल्यू हो गई है 6 लाख। आकांक्षा बताओ क्या करेंगे? फोर लाख पे ही दिखाना चाहिए। रीजन क्या दोगे? रीजन इंपॉर्टेंट है, उससे मार्क्स मिलेंगे। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अरे भाई करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर से डिसाइड करो ना, तो पहले बताओ तो करंट है कि लॉन्ग टर्म। आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आपने ये लिखना चाहिए कि यूजुअली गोल्ड या सिल्वर ये इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। यहाँ पे भी सिंस इन्होंने मार्च 21 को बाय 2011 को बाय किया हुआ था, वी आर अज्यूमिंग कि इनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म है, और अगर इनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट हैज टू बी वैल्यूड कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन।
यहाँ पे कोई देर इज नो परमानेंट डिमिनिशन, रादर द फेयर वैल्यू हैज इंक्रीज्ड, सो गोल्ड विल बी शोन एट कॉस्ट। हाँ, हम लिखेंगे कि यूजुअली गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जाता है, सो अज्यूमिंग इट इज लॉन्ग टर्म हम ये बता रहे हैं। एकदम प्रिसाइज होना चाहिए अपने आंसर में। हाँ, शेयर्स के केस में हम दोनों साइड से आंसर लिख रहे हैं कि करंट है तो ये होगा, लॉन्ग टर्म है तो ये होगा। सिल्वर के केस में भी सेम लिखोगे कि सिल्वर यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इन्होंने मार्च 11 में बाय किया हुआ है, अभी मार्च 14 हो रहा है, तो अज्यूमिंग की इंटेंशन इनका लॉन्ग टर्म है, अज्यूमिंग द इंटेंशन ऑफ दिस इनोवेटिव कंपनी इज टू होल्ड दिस metals or gold or silver for long term. These investments will be shown at cost minus permanent diminution. There is no permanent diminution, rather the fair value has increased. So silver will also be shown at cost of rupees 2 lakh. क्लियर है क्या? यस, लेक्चर हमेशा 9 बजे तक ही होता है, तो क्यों आज कोई एक्सेप्शन हो उसके लिए? चलो जाओ आगे। इलस्ट्रेशन 4 आ जाओ। ये गोल्ड सिल्वर का जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगर आप लोगों का चार्जिंग कम है, नेटवर्क इशू है, तो पोर्ट के पास बैठो, चार्जिंग पे लगा दो, सिंपल। चलो, हाँ, जैसे मैं बात कर रही थी, ये गोल्ड सिल्वर का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में, पास्ट एग्जाम्स में पूछा गया है 5 मार्क को। ओके, लाइकवाइज अभी जो हमने ऊपर इलस्ट्रेशन 3 किए हैं, सिमिलर प्रिंसिपल्स पे पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चंस 5 मार्क को आए हुए हैं। जब हम क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस करेंगे, ये वही प्रिंसिपल्स इतने बार रिवाइज हो जाएंगे कि आपको वो एग्जाम में लिखते आने ही चाहिए। ये हाथ के 5 मार्क्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मार्क्स अगर आप एग्जाम में घला के आ रहे हो तो मतलब आप एकदम इजी मार्क्स छोड़ रहे हो। These are very simple marks to take. Compulsory question 20 marks. I always say कि ये क्वेश्चन में 18 से 19 मार्क्स आपने इधर ही लेना चाहिए। पासिंग, एक तो पासिंग का सोचना ही नहीं होता है। Your knowledge should be so good that you should target for at least 70-80 marks in accounts. वो आराम से हो सकता है। और अगर आपका 18 मार्क्स इधर ही मिल जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो आपको वो जो 40 मार्क का टेंशन होता है कभी कभी, वो भी ये क्वेश्चन ये इधर से निकल जाता है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी रेलेवेंट। सीए बनने के बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने जो प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, इनके तहत ही अकाउंटिंग करना पड़ता है। डू यू नो कि आपके सीए फाइनल में जो आपका अकाउंट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपका पेपर है, द एंटायर सब्जेक्ट, उसमें कोई चैप्टर्स ही नहीं है अलग से। The entire paper is your syllabus is only accounting standards. बस वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? इंड एएस है। अब वो क्या होता है मैं बताऊंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अलग अलग ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग कैसे करना है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है हमें, जो ऑब्वियसली कुछ लॉजिक से आता है। हम सारे चीजों के लॉजिक सीखे हुए हैं कि क्या लॉजिक से ये स्टैंडर्ड बनाया गया होगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आपका अकाउंट्स वीक है। बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में, आर्टिकलशिप में जाओगे, जॉब में जाओगे, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन को, जैसे यही ले लो, इन्वेस्टर के बुक्स में इन्वेस्टर का अकाउंटिंग कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। किसने बताया है? ये स्टैंडर्ड ने बताया है। सो यू मस्ट नो स्टैंडर्ड्स, एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट थ्योरी। स्टैंडर्ड्स जो बता रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे ये केसेस में अप्लाई होते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और इसमें हर चीज बस लॉजिक से ही आई गई है।
कुछ इसमें इलॉजिकल है ही नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. So this is very important part of accounts, not only from the exam point of view but from practical point of view. So you must have a good grip on this. कुछ भी मतलब आप कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी रैंडम बात करते हो तो कोई बोलता है ये थ्योरी पार्ट है, बहुत बोरिंग पार्ट है, समझता ही नहीं है, लॉजिक ही है, रट्टा ही, लॉजिक है ही नहीं, रट्टा ही मारना है. एब्सोल्युटली रबिश. कुछ नहीं है ऐसा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है भाई. पूरा अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे खड़ा है. अकाउंटिंग करना कैसे है ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कैसे करना है. और ऐसे नहीं उनके मन में आया कि हाँ चलो इस पे अकाउंटिंग कैसे करना है ना, लिख देते हैं कुछ, तो कुछ रूल्स बना देते. भाई ऐसे नहीं करते हैं. देयर इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कम. वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो सून. बिजनेसेस में क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन को किस तरीके से अकाउंट करे ताकि जो बिजनेस में हो रहा है वो एकदम परफेक्टली यूजर्स को समझे. सामने वाले लोगों को बिजनेस के बारे में, बिजनेस में क्या हो रहा है ये एकदम परफेक्टली कम्युनिकेट हो. ये सब चीजें, ये इंटेंशन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ रूल्स, गाइडलाइंस दी गई है. उस पर स्टडी किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स कौन से होते हैं, क्या इरादा हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, फिर क्यों इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे सामने वाले को समझेगा कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कम ही समय तक रखने वाले हैं ये लोग, और आज की तारीख में इसकी वैल्यू घट गई है तो भाई नुकसान होना तो गारंटीड है, तो हो रहा है तो दिखा दो, ताकि सामने वाले को समझेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने वाला है. ये सारे लॉजिक्स समझ के ये गाइडेंस दिया गया है. So please do not get, do not listen to all these things कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लॉजिक नहीं होता है, थ्योरी पार्ट है, नॉट इम्पोर्टेंट, बोर होता है. ये बिल्कुल मत करो. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है. मैं आपको सारी चीजों का लॉजिक बताऊंगी कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो आया है. एंड ये हाथ के मार्क्स है, प्रैक्टिकली भी बहुत काम में आते हैं. सो प्लीज डू नॉट टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइटली. चलो लेट्स गो टू अकाउंटिंग स्टैंड, ये इलस्ट्रेशन 4 स्टैंडर्ड का. एबीसी लिमिटेड है. सो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रीक्लासिफाई. देखो रीक्लासिफिकेशन पे वापस क्वेश्चन आया. इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30. ओके. डिसाइड एंड स्टेट ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो आपको बताया है कि ट्रांसफर कौन से अमाउंट पे होगा ये आप बताओ. ओके. The portion of current investments purchased for rupees 20 lakhs, it is to be reclassified as long term investments. So आपने कुछ current investments खरीदे थे, तो 20 लाख के जो investments आपने खरीदे हैं, अब आपका इरादा हो गया कि वो long term रखने वाले हो आप. Okay, अभी company has decided to retain them, to keep them. Now you are going to transfer date के बाद अब आप उन्हें long term करके treat करोगे. ये ट्रांसफर डेट पे, रीक्लासिफिकेशन की डेट पे उनकी वैल्यू 25 लाख हो चुकी है. द वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 25 lakhs. सो जब आप ये करंट इन्वेस्टमेंट को अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ट्रांसफर करोगे तो क्या उसे 20, वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपने 20 लाख दिखानी चाहिए या 25 लाख दिखानी चाहिए? क्विकली बताओ. 20, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन किस पे होता है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower, तो कॉस्ट इज लोअर, सो 20 होगा. क्लियर? नोटबुक में लिख लो. इलस्ट्रेशन 4 फर्स्ट आंसर 20, कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower. Next, another portion of current investment was purchased for 15 lakhs. It is also to be reclassified as long term investment. The market value of this investment is 6.5 lakhs. तो आप उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके जब ट्रांसफर करोगे तो क्या वैल्यू पे ट्रांसफर होगा? वो 6.5, कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower. तो उसे 6.5 पे करने के लिए ट्रांसफर कुछ एंट्री मारनी पड़ेगी क्या पहले?
परफेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं कि देखो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है दिखा दो और फिर इसको लॉन्ग टर्म करके ट्रीट करो। लेकिन उसकी वैल्यू पहले घटाओ, लोगों को बताओ वैल्यू कम हो गई है, वैल्यू 5 लाख है जब वो लॉन्ग टर्म बनी, और हाँ अब इसके बाद उसे लॉन्ग टर्म करके ट्रीट करो, तो उसे 6.5 पे लाना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू पास एंट्री P&L account debit to investment, and that would be how much? 20 minus 6.5, which is equal to 13.5. Clear? Shall we go ahead? Yes. So let's go ahead. There is some long-term investment which is no longer considered for holding purposes. It is to be now reclassified as current investment. Original cost of this was 18, but it has been written down. उसकी वैल्यू बुक्स में कम कर दी है 12 लाख पे. Okay, to recognize other than temporary मतलब permanent decline. So the value of that investment, the cost of that investment was 18. बट बुक्स में वो दिख रही है 18 की जगह पे 12 पे, क्योंकि आपने कुछ परमानेंट डिमिनिशन की एंट्री मारी. आपको बताया गया है अब ये इन्वेस्टमेंट को करंट करके दिखाना है, तो ट्रांसफर डेट पे उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 12 ही लेंगे. कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, क्योंकि आपको बताना है कि ठीक है उसकी वैल्यू घट गई है ना, तो आप उसकी वैल्यू घटी हुई ही दिखाओ और बोलो अभी इसके बाद ये करंट है. लेकिन करंट जिस दिन वो होगी उसकी वैल्यू घटी हुई दिखेगी, अगर परमानेंट डिमिनिशन हो गया है तो इट विल बी 12. कोई अलग से एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री मार के ही वो बुक्स में 12 पे दिख रही है. आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? Yes, so your accounting standard 13 as per study material is complete. Let's go to question bank. ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस यही प्रिंसिपल्स पे होंगे, तो फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एज ऑन 31st March with reference to accounting standard 13. Paridhi Electronics invested in the shares of another unlisted company on 1st May 2016 at a cost of rupees 3 lakh with the intention of holding more than a year. The published accounts of unlisted company received in January 16 reveals that the company has incurred cash losses with decline in the market share, and now the investment of this Paridhi, it may not fetch more than 45,000. What will you do? ये परिधि को आप क्या सजेस्ट करोगे परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स को? उन्होंने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी मई 16 3 लाख पे. जनवरी 16 में पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले, कंपनी की वाट लग चुकी है, लॉसेस हो गए हैं, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया है, अब वो शेयर की वैल्यू हो चुकी है 45,000. परिधि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला है, तो जब ये परिधि 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो अपने बैलेंस शीट में वो ये इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाएगा, और रीजन क्विकली बताओ. वाह, ये मिस्टेक तुम खुद का सॉल्व करोगे या मुझसे आंसर एक्सपेक्टेड है तुम्हें? हाँ रुको, क्वेश्चन जेन्युइन है. ये डेट 15 है क्योंकि अब तुम्हारा क्वेश्चन चला जाएगा. हाँ, क्वेश्चन बराबर था बट उधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, वो आपके क्वेश्चन बैंक में आप करेक्ट कर लेना कि मई 15 में खरीदा था फिर समझा, ऐसे नहीं जनवरी में समझा और फिर खरीदा.
बताओ क्विकली, क्या करेंगे 31 मार्च को? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने पे दिखाएंगे? एकदम सिंपल है, परमानेंट डिमिनिशन है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट डेट पे दिखता है कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। कॉस्ट था 3 लाख, लेकिन ये जो वैल्यू घट गई है वो परमानेंट डिमिनिशन है, तो हम 3 लाख को नीचे लेके आएंगे 45,000 पे। इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट 45,000। यस, लेट्स गो अहेड। ऑल्सो परिधि, इट हैज करंट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एक्स लिमिटेड के शेयर्स जो 5 लाख में खरीदे हुए थे, अब ये कंपनी को उसे रिक्लासिफाई करने हैं लॉन्ग टर्म में, और वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट की डेट पे 2.5 लाख हो गई है। ओके, तो तुम ये रिक्लासिफाई कितने वैल्यू पे करोगे? 2.5 लाख कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। सिंपल है क्या क्वेश्चन? यस, ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, या आपके या तो ये क्वेश्चन बैंक में आरटीपी पास्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट के ही क्वेश्चंस हैं। तो ये ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, थर्ड पे आ जाओ। Messrs Active Builders Limited invested in the shares of another company on 31st October 15 at a cost of rupees 4,50,000. It also earlier purchased gold of 5 lakh, silver of 2,25,000 on 31st March 2013. अब मार्केट वैल्यू 31st मार्च 16 को क्या हो गई है? शेयर की 3,75,000, गोल्ड की 750, सिल्वर की 435। 31st मार्च 16 को इसकी वैल्यू हम कैसे दिखाएंगे? एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी किया क्या स्टडी मटेरियल में? यस, तो क्विकली देखते हैं कि अक्टूबर 15 में जो शेयर्स खरीदे हैं 450 के, वो मार्च 31 में उनकी वैल्यू कितनी हो गई है? 375। तो करंट है तो 375 पे दिखाएंगे, कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, लॉन्ग टर्म है तो दिखाएंगे कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन। अगर ये परमानेंट डिमिनिशन है तो 3,75,000 पे दिखाएंगे, वरना 4 पे दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म 4,50,000 पे दिखाएंगे। क्लियर क्या ये? यस, मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि अभी किया हुआ है। गोल्ड कभी तो खरीदा था 2013 में 5 लाख में, आज उसकी वैल्यू 750 हो गई है, तो कॉमन सेंस लगाओ, होने वाला प्रॉफिट तो हम कभी भी नहीं रिकॉर्ड करते, करंट हो या लॉन्ग टर्म हो 5 पे ही दिखने वाला है। सिल्वर 225 का 435 हो गया, अगेन करंट हो या लॉन्ग टर्म होने वाला गेन तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, 435 पे सिल्वर दिखेगा, सॉरी 435 नहीं 225 पे सिल्वर दिखेगा, वो उसका कॉस्ट है। क्लियर क्या? ओके, सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये देखो वापस रिक्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन एकदम हाई रखो और फटाफट बताओगे। ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन्हें रिक्लासिफाई करने इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या हुआ था देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए की थी जिनकी कॉस्ट था 8.5 लाख। ओके, आपको रिक्लासिफाई करना है करंट करके। कंपनी हैड रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स टू 6.5 lakhs to recognize permanent decline. Fair value is 6.8 lakhs. So cost 8.5 है, बुक्स में कैरिंग वैल्यू 6.5 है, मार्केट वैल्यू हो गई है 6.8। जब आप इसे लॉन्ग टर्म से करंट में ट्रांसफर करोगे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.5। एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट पे आ जाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी में किया हुआ है बी में
जिसका कॉस्ट 7 लाख है, रिक्लासिफाई करना है करंट करके। फेयर वैल्यू है 8 लाख, बुक वैल्यू है 7 लाख। बताओ रिक्लासिफिकेशन कौन से अमाउंट पे होगा? कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू सेम है, विच इज 7। डन। नेक्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट आपने की है कंपनी सी में, जिसका कॉस्ट था करंट इन्वेस्टमेंट का 10, आपको उसे लॉन्ग टर्म करके रिक्लासिफाई करनी है। ओके, मार्केट वैल्यू है 12 लाख, रिक्लासिफिकेशन एट 10, परफेक्ट। नेक्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी डी, कॉस्टिंग रुपीज 15 लाख है, करंट है, कॉस्ट है 15, रिक्लासिफाई करना है लॉन्ग टर्म करके, मार्केट वैल्यू हो गई है ट्रांसफर के दिन पे 14। फेयर वैल्यू बिकॉज इट इज लोअर। क्लियर? यस। चलो लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5। Z Bank has classified its total investments on 31st March 2018 into 3 categories. So ये Z Bank है, उसने क्या किया है, उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है ये बैंक के, उसने उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। क्या है ये 3 कैटेगरीज? हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब सो ये Z बैंक ने 31 मार्च को अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो जब तक वो इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर नहीं होते, अभी इक्विटी शेयर्स मैच्योर नहीं होते, डिबेंचर्स मैच्योर होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स मैच्योर होते हैं, तो वो मैच्योरिटी तक उसे पकड़ के रखने वाले। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है अवेलेबल फॉर सेल, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो भी बेचने के लिए अवेलेबल। ठीक है, सो ये दूसरी कैटेगरी है अवेलेबल फॉर सेल। और तीसरी कैटेगरी है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एज पर RBI गाइडलाइंस। सो दिस इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग करने के लिए, बाय करो सेल करो, ट्रेडिंग करने के लिए रखे। तो RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से ये जो Z बैंक है उसने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब जो बैंक्स होते हैं उन्हें RBI के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंडिया के सारे बैंक्स के लिए रूल्स गाइडलाइंस बताता है, तो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से ये बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इधर तक क्वेश्चन क्लियर है? यस। अब आगे क्या हुआ देखो, held to maturity investments are carried at acquisition cost less amortized amount। उन्होंने हमें कुछ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बताए हैं कि ये जो हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स मैच्योरिटी तक रखने वाले हैं, दे आर कैरिड एट एक्विजिशन कॉस्ट्स। सो ये इन्वेस्टमेंट्स को एक्विजिशन कॉस्ट पे वो दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें से वो माइनस करते हैं क्या, कुछ अमोर्टाइज्ड अमाउंट, लेस अमोर्टाइज्ड अमाउंट। सो इनका कॉस्ट लेते हैं, इन पे अगर कुछ अमाउंट अमोर्टाइज की होगी तो वो माइनस कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, आगे क्या बोला है, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मतलब क्या, जो इन्वेस्टमेंट्स आप बेचने के लिए अवेलेबल है उनकी जो मार्केट में अभी प्राइस है वो प्राइस पे उनको मार्क कर दिया है कि इनकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से दिखाई है। सो ये इन्वेस्टमेंट्स दीज आर
मार्क टू मार्केट, मतलब मार्केट प्राइस पे उन्हें लाया गया है। और वो बोलते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स बाइंग सेलिंग के लिए जो होल्ड करके रखे गए, दे आर वैल्यूड एट वीकली इंटरवल्स एट मार्केट रेट, मतलब हर वीक के एंड पे, एक एक वीक के बाद, एक वीक खत्म हो गया उन्हें मार्केट रेट पे लेके आएंगे, फिर वापस अगले वीक के एंड पे उन्हें मार्केट रेट्स पे लेके आएंगे। सो इन्हें मार्केट रेट्स पे लाया जाता है बट वीकली इंटरवल्स पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं net depreciation if any is charged to revenue and net appreciation if any is ignored। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कुछ घट गई, डेप्रिसिएशन हुआ, तो हम उनकी वैल्यू घटा के इट इज चार्ज्ड टू रेवेन्यू। चार्ज्ड टू रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो लॉस रिकॉर्ड करते हैं। ओके, क्योंकि रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब उस साल में जो हम इनकम कमाते हैं। चार्ज्ड टू रेवेन्यू, चार्ज्ड मतलब एक्सपेंस करके दिखाना, तो उस साल के अर्निंग्स में से उन्हें माइनस कर देते हैं, मतलब P&L में डालते हैं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हम कुछ भी नहीं करते, इट इज इग्नोर्ड। अब वो बोल रहे हैं कमेंट वेदर द पॉलिसी ऑफ द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। आपको बोला गया है कि ये बैंक जो भी अकाउंटिंग कर रहा है, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, बताओ। क्या लग रहा है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है? लेकिन सिर्फ ये ऐसे बोलता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में सिर्फ ऐसे बोला है क्या कि होने वाला लॉस रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट मत करो, वो करंट इन्वेस्टमेंट्स को करंट और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करना, करंट को कॉस्ट फेयर वैल्यू पे दिखाना विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म को कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन दिखाना, ये सब इंश्योर हो रहा है क्या? देखो, कुछ मैच्योरिटी वालों को तो कॉस्ट पे दिखाते हैं और उसमें से अमोर्टाइज्ड अमाउंट माइनस करते हैं, ये तो कुछ स्टैंडर्ड से पता नहीं हमें। फिर जो अवेलेबल फॉर सेल है, चलो उसके बारे में तो हमको पता है कि वो करंट होंगे क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल है, तो वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखने चाहिए। यहाँ पे कुछ मार्केट प्राइस से उन्हें मार्क किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी बोला गया है कि आप मार्केट प्राइस पे उनको लेके आओगे तो प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करोगे, लॉस रिकॉर्ड करोगे, लास्ट में बोला है। फिर कुछ वीकली इंटरवल्स पे वैल्यू होते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो कंफ्यूजिंग लगता है कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि ऐसे वीकली इंटरवल्स पे उन्हें मार्केट रेट पे दिखाना, ऐसा तो कुछ स्टैंडर्ड ने बोला नहीं है। सो क्या आंसर लिखे हैं? सी, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले जो आपको स्ट्राइक होना चाहिए था कि जेड ये एक बैंक है। क्या होगा जेड अगर बैंक है तो? क्या हो गया जेड बैंक है तो? क्या कल हमने ऐसे कुछ पढ़ा था क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किन किन लोगों को एप्लीकेबल या किन को एप्लीकेबल नहीं होता है? और क्या उसके कोई एक लास्ट वाले पॉइंट में बैंक्स भी आया हुआ था? इसके लिए कल हमने वो भी पैराग्राफ किया था। हमने क्या देखा था कल? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू इनकम्स अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स।
not applicable to leases, not applicable to retirement benefit plans and life insurance enterprises, not applicable to mutual funds, venture funds, asset management companies, banks and public financial institutions. Yes or no? Yes. तो हमने क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना चाहिए कि Z is a bank and principles given in accounting standard 13 are not applicable to bank. That is why Z, ये जो बैंक है, therefore this Z क्या है, वो लिमिटेड है कि क्या है, therefore Z is not expected to follow the provisions of accounting standard 13. Rather, banks should follow the instructions given as per RBI guidelines. And if this classification and its valuation is as per the RBI guidelines, then what bank is doing is correct. बस इतना आंसर था, सिंपल. क्या आंसर लिखेंगे कि Z ये एक बैंक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स. इसके लिए ये बैंक ये जो क्लासिफिकेशन कर रही है या वैल्यूएशन कर रही है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के तहत नहीं हुआ तो भी चलेगा. व्हाट मैटर्स इज, हमें क्या चेक करना चाहिए कि क्या बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, क्योंकि बैंक को आरबीआई गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है. अगर उनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन है तो जो बैंक कर रहा है दैट इज करेक्ट. तो आपको क्लियरली ये स्कोप में नहीं है और बैंक्स को आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, ये आंसर में लिखना पड़ेगा. आर वी क्लियर? मार्क करो से अलग क्वेश्चन था वो. होमवर्क का 17 वाला होमवर्क है, 18 वाला होमवर्क है, 19 होमवर्क है, 20 होमवर्क है. छोटे छोटे है बहुत इसलिए दे रही हूँ. 21 भी होमवर्क है. एक ही बचा है यार, ले लो. 22 भी होमवर्क ले लो. 17 से लेके 22 सारे होमवर्क से शुड नॉट टेक मोर देन 30 to 40 मिनट्स. अच्छी तरीके से नोटबुक में प्रेजेंट करो कि आप आंसर्स कैसे लिखने वाले हो. टुमारो विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन बैंक, विल ऑल्सो डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चंस. आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? यस यस. अभी लेक्चर के बाद तुरंत दोनों, जो मेन इन्वेस्टमेंट की क्वेश्चन बैंक है और ये तुरंत लेक्चर के बाद सेंड होगी. एज 13 का होमवर्क आज करना है और इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन बैंक्स में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने लगने हैं. 3-4 दिन बाद हम उसे डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है? शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? ओके, बाय बाय.